लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में, संघर्ष से मत डरो तभी मजा है जीने में। नमस्कार करते हैं, वापस आ गया हूँ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th 5th चैप्टर। क्या देखने वाले हैं? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, उसके बाद एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सब कुछ बात करेंगे। बहुत मजा आएगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को एंजॉय करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स आपके एटम हो सकते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कहां से कहां तक मूव करेंगे? हायर रीजन से लोअर रीजन वाले कंसंट्रेशन एरिया में। इसको समझते थोड़ा अच्छा से। आप देखो यहां पर मैंने आपको दिख रहा होगा, यहां पर मैंने बेसिकली बॉक्स बना के रखा है। बॉक्स के बीच में आपको दिख रहा है बेसिकली एक छोटा सा होल है, ठीक है। एक बीच में मैंने क्या लगा रखा है, एक मेम्ब्रेन है और उसके बीच में छोटा सा होल है। अब आप देखो यहाँ पे राइट्स, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि 4 ग्रीन कलर के बॉल्स है और लेफ्ट साइड में उससे ज्यादा बॉल्स आपको दिख रहे हैं पर्पल कलर के, ठीक है। अब क्या होगा देखो, आपके क्या होंगे नीचे, आप देखो आपके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने लेट से आपके नीचे से हीट किया, मैंने कंटेनर को हीट किया, तो हीट करने से क्या हुआ, चूंकि आपकी गैस के पार्टिकल्स, लेट से आपका ये जो है ना, आपके बॉल्स जो है गैस के पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो। तो हीट करा नीचे से, हीट करने से क्या, उनकी मोशन शुरू हो गई। वो रैंडम जिगजैग यहाँ वहां सारे मूवमेंट करना शुरू कर दिए। अब होगा क्या, अब पार्टिकल्स कहां से कहां जाएंगे बताओ? क्या ग्रीन वाले बॉल्स जो है लेफ्ट से राइट में जाएंगे, या आपके पर्पल वाले बॉल्स जो है वो राइट से लेफ्ट में जाएंगे? होगा ये कि ग्रीन वाले भी आपके राइट से लेफ्ट जाएंगे और आपके पर्पल वाले में यहां से वहां जाएंगे। लेकिन अगर नेट मूवमेंट की बात करें तो ज्यादा मूवमेंट किसकी होगी? आप देखो जो आपके ग्रीन बॉल्स दिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं। आप देखो आपके जो है नेक्स्ट कंडीशन के अंदर आपके लेफ्ट चेंबर में 3 ग्रीन बॉल्स, आपके पास 3 पर्पल बॉल आ गए हैं और आपके राइट चेंबर के अंदर 1 ग्रीन बॉल है। ऑल द मूवमेंट तो हुआ है दोनों ही बॉल्स के, लेकिन चूंकि कंसंट्रेशन किसका ज्यादा था, कंसंट्रेशन राइट साइड में पर्पल बॉल का ज्यादा था, इसलिए उसकी ज्यादा मूवमेंट हुई है हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है। और इसी नेट मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। देखो यहाँ पर वही लिखिए, इसी नेट मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। चाहे वो आपके जो है पार्टिकल्स कोई एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। आयंस मतलब क्या? चार्ज्ड पार्टिकल। आपको पता है कि कोई भी एटम आयन कब बनता है? जब या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे, है ना। यही दो कंडीशन है जब वो आयन बन सकता है। तो चाहे कोई एटम हो या आयन हो या कोई मॉलिक्यूल्स हो। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ एटम। आपका एक एटम है, उसके साथ और भी एटम्स जुड़ गए हैं, तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल कहलाता है। और इनका मूवमेंट हायर रीजन से लोअर रीजन वाले एरिया में, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़ते और देखते हैं। अब लेट से डिफ्यूजन की बात करें, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो अब मान लो मेरे पास यहाँ पे पहले केस में क्या था, जो मेरे पास राइट कंटेनर था उसमें मेरे पास पर्पल बॉल्स ज्यादा थे और लेफ्ट वाले में ग्रीन बॉल्स कम थे। तो हमने क्या करा, हमने ये बोल दिया कि पर्पल बॉल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो राइट से लेफ्ट में मूव करेगा। नेट मूवमेंट की बात करें, ज्यादा मूवमेंट पर्पल बॉल की होगी एज कंपेयर टू ग्रीन बॉल्स की, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है, आपके बोथ साइड देखो, आपको आपको यहाँ पे कुछ ग्रीन बॉल्स दिख रहे होंगे, वो बेसिकली उसको मॉलिक्यूल समझ लो। आप देखो बेसिकली मैंने क्या 2 बॉल को चिपका के रखा है, तो ऐसा समझ लो कि वो दोनों क्या आपके एटम्स है। ये दोनों एक दूसरे से चिपक के जो क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स इज द ग्रुप ऑफ एटम, तो 2 एटम को चिपका के मॉलिक्यूल बना रखा है। लेट से आपका जो ग्रीन बॉल है उसको आप समझ लो कि वो ऑक्सीजन है। लेट से आपका वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और जो आपका येलो बॉल है उसको समझ लो कि वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। समझ सकते हैं, ग्रीन वाला आपका हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और येलो वाला आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो क्या है, आपके बोथ साइड दोनों कंटेनर के अंदर आपके देखो नंबर सेम है। देखो आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल्स यहाँ भी, 8 पार्टिकल्स यहाँ भी हैं। और अगर बात करें गैस पार्टिकल्स की, अगर कहीं छोटे से एरिया में भी बात करें तो गैस पार्टिकल्स वहाँ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ होते हैं, ठीक है। बहुत से होते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं बस कि लेट से यहाँ पे आपके देखो यहाँ भी 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8, तो बोथ साइड क्या नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, मतलब आपके बोथ साइड प्रेशर तो सेम है। प्रेशर की बात करते हैं, अगर कहीं पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो वहां प्रेशर भी बढ़ जाता है। पिछले कंडीशन में क्या था, क्योंकि आपके राइट कंटेनर में आपके पर्पल पार्टिकल्स ज्यादा थे तो वहां पे प्रेशर ज्यादा था, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों साइड प्रेशर सेम है, लेकिन कंसंट्रेशन सेम नहीं है। प्रेशर सेम है दोनों साइड, कंसंट्रेशन सेम नहीं। आप देखो अगर मैं बात करूं येलो बॉल्स की, येलो बॉल्स मतलब आपका यहाँ पे हो गया येलो मॉलिक्यूल्स, मतलब आपके यहाँ पे नाइट्रोजन को डिनोट कर रहा है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो राइट में देखो 5 है वो, और लेफ्ट में कितने हैं? 3। तो होगा क्या, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन राइट में ज्यादा है और लेफ्ट में कम है, तो इसका मतलब मूवमेंट करना शुरू कर देंगे राइट से लेफ्ट। तो आप देखो नीचे में फिगर आपको दिख रहा होगा, आपके जो है यहाँ से कुछ येलो वाले आपके मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है वो लेफ्ट में मूव करना शुरू कर दिए। और आपको दिख रहा होगा ग्रीन मॉलिक्यूल्स वहां पे, जो ग्रीन क्या बता रहा था आपको, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। आपको दिख रहा होगा राइट में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने थे? 5, और आपके यहाँ पे कितने थे? 3। तो हो क्या रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब 5 से 3 की तरफ आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी आपकी मूवमेंट हो रही है हायर कंसंट्रेशन से लोअर। आपकी नाइट्रोजन जहां पे ज्यादा थी वहां से कम एरिया में मूव की, आपकी ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा थी वहां पे कम एरिया में मूव की। तो हायर टू लोअर मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये जो नेट मूवमेंट हो रहा है बेसिकली, ये मूवमेंट कब तक चलेगा? आप बोलोगे ये डिफ्यूजन, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस से कब तक होंगी? ये तब तक होंगी जब तक दोनों कंटेनर में नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स
बराबर ना हो जाए, बराबर अभी भी है, बराबर इन द सेंस कि जितना आपका लेट से इस साइड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उतना इस साइड में भी हो जाए, और सेम जितने आपके लेफ्ट साइड में आपके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है उतने उतने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो आपका डिफ्यूजन फिर और होना रुक जाएगा, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन समझिए क्या है, डिफ्यूजन की जब भी बात करते हैं तो बेसिकली गैस का एग्जाम्पल लेते हैं और बढ़ते आगे। अब लेट से अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें हम बेसिकली बात कर रहे होते लिक्विड्स की मूवमेंट की, इसमें बात करते लिक्विड की मूवमेंट, और इसी के इसके प्रीवियस केस में बात करी थी हमने किसकी मूवमेंट की, गैसेस की, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली क्या करेंगे, अब आप देखोगे यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो इस फिगर के अंदर एक कंटेनर है मेरा, कंटेनर में हमने पानी भरा, आपको जो ब्लू कलर के दिख रहा है वो बेसिकली पानी है, उसको वाटर समझ लो, वाटर एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीज पहले से आपके मौजूद हो और उसमें जिस चीज को ऐड करते हैं ना बाहर से, वो कहलाता है सल्यूट। तो लेट से आपके यहाँ पे जो व्हाइट बॉल्स दिख रहे हैं वो आपके सल्यूट है, और सल्यूट इन द सेंस लेट से आपके वो सॉल्ट पार्टिकल्स, व्हाइट बॉल्स आपके सल्यूट है और वो सॉल्ट पार्टिकल है। तो आप देख सकते हो कि राइट साइड में सॉल्ट पार्टिकल्स कम है, ठीक है। लेट से मैंने 2 या 3 चम्मच ही ऐड करा सॉल्ट पार्टिकल, और आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में मेरे सॉल्ट पार्टिकल ज्यादा है, लेट से मैंने 5 6 7 8 बहुत ज्यादा चम्मच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। ऑल्दो वाटर की क्वांटिटी सेम है, मैं वाटर को बढ़ा नहीं रहा हूं, तो बोथ साइड आपकी वाटर क्वांटिटी सेम है। लेट से यहां भी आपका 2 लीटर पानी है, यहां भी 2 लीटर पानी है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है। बीच में आप देख रहे हो एक ब्लू कलर की मेम्ब्रेन दिख रही है, वो आपका है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, इसके पहले लेक्चर करा था किसके ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। वो होती है हमारी एक सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो गिने चुने कुछ ही चुनिंदा पार्टिकल्स को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। मैंने ये सब बात कर रखा है, आप देख क्या ना, इसका मतलब इस मेम्ब्रेन से एक चीज तो श्योर है कि सब कुछ तो पास नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ सिलेक्टिव चीजें ही अंदर या बाहर इसके आसपास पार हो सकती है। अब देखो, अब मैं बात करूंगा कि अब मूवमेंट कहां से कहां होगा। जैसे अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में बेसिकली सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अब तुम बोलोगे कि दोनों साइड तो सॉल्वेंट तो बराबर है ना। सर बोल रहे हैं कि यहां भी जो है आपके लेट से आपके यहाँ भी लेट से आपका 2 लीटर पानी है, यहाँ भी 2 लीटर पानी है, तो बोथ साइड सॉल्वेंट से, मतलब कहां से कहां पानी मूव करेगा। देखो कंसेंट्रेशन की बात करें, अमाउंट की नहीं, अगर वॉल्यूम की बात करें अमाउंट की, तो बोथ साइड 2 लीटर पानी, आप सही हो बिल्कुल अपने जगह। लेकिन हम कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, कंसेंट्रेशन क्या होता है, देखो समझो बात, आपको समझा दे जस्ट अ सेकेंड। ये देखो कंसेंट्रेशन समझने के लिए, अगर मैंने यहाँ पे लेट से मेरे पास लेट से मैंने क्या करा, 2 या 3 चम्मच शुगर ऐड करा, सॉल्ट ऐड करा, तो आपने क्या देखा कि इसके अंदर राइट साइड के अंदर आपने देखा कि 10%, फॉर एग्जांपल लेट से 10% आपका शुगर है और 90% फॉर एग्जांपल आपका पानी है, ठीक है, ये आपने देखने को मिला। और लेफ्ट साइड में क्या हो चुकी है आपकी, आपने सॉल्ट ज्यादा ऐड करा है, तो आपने क्या देखा, सॉल्ट ज्यादा ऐड करने से यहाँ पे आपके लेट से 30% आपका नमक है और 70% आपका पानी है, ऐसा समझ लो, 70% आपका पानी है। अब मुझे बताओ, अब कंसेंट्रेशन को हम इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में देखते हैं, याद रखो कंसेंट्रेशन बताने के लिए हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में देखना पड़ता है। आप मुझे बताओ पानी की परसेंटेज ज्यादा कहां है, आप देख सकते हो, ये तो ऑब्वियस है कि आपकी राइट साइड में 90% पानी है जो कि ज्यादा कंसेंट्रेशन में है। समझ में आ गया। तो आपके वाटर का वॉल्यूम दोनों साइड सेम है, लेकिन कंसेंट्रेशन सेम नहीं था, कंसेंट्रेशन आपकी राइट वाले में सेम है, वो ज्यादा है। तो होगा क्या, हायर कंसेंट्रेशन एरिया से लोअर कंसेंट्रेशन एरिया में वाटर का मूवमेंट होगा, लेकिन सॉल्ट का मूवमेंट नहीं होगा। आप बोलोगे नमक भी मूव करेगा, नमक नहीं मूव करेगा, ऐसा क्यों। आपको पता है नमक की फॉर्मूला होती है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक बेसिकली खाते हैं। तो जब नमक को पानी में डालते हो, घोलते हो, तो क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है, चार्ज पार्टिकल में। तो सोडियम बन जाता है Na+ जो कटायन होता है, और क्लोरीन बन जाता है Cl- जो कि अनायन होता है। और मैंने आपको पहले बता रखा है इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ये जो हमारे चार्ज पार्टिकल होते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन इसको पास कराने का मैंने स्पेशल तरीका बताया था ना आपको, कि अगर एटीपी मॉलिक्यूल इससे बाइंड कर जाए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है, वो बाइंड कर जाए तभी आपके पास कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकती है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर हम एनर्जी तो कुछ दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ एनर्जी नहीं दिया, बस ऐसे कंटेनर में पानी रख के छोड़ दिया और नमक डाल के छोड़ दिया, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब सॉल्ट पार्टिकल अपने आप तो मूव कर नहीं सकते, तो क्या मूव करेंगे, बस आपके सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे पानी मूव करेगा, कहां से, राइट से लेफ्ट। और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, कुछ ऐसा। तो देखो आपका राइट से लेफ्ट सॉल्वेंट मूव करा तो पानी आपकी लेफ्ट साइड में बढ़ गई, और ये कब तक बढ़ेगी, ये फ्लो जो है आपका तब तक बना रहेगा जब तक आपके बोथ साइड कंसेंट्रेशन सेम ना हो जाए। आपको देखो एक साइड आपका 90% पानी है और दूसरे साइड 70% पानी है, ये तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों साइड आपका 80% पानी ना हो जाए। जैसे 80% दोनों साइड हो गया कंसेंट्रेशन, तो आपकी ये फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस, बिल्कुल ऑस्मोसिस यही है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं।
ये देख लो, द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप तेजी से फटाफट, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, बस पानी को रख दिया, नमक मिला दिया और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया और कुछ नहीं करा, तो अपने आप स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रही है किसकी, मॉलिक्यूल्स के थ्रू सिलेक्टिवली सेमी परमेबल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर्स। तो आप क्या देख रहे हो, सॉल्वेंट मूव करा, कहां से कहां मूव करा, कहां से कहां मूव करा, जहां पे सल्यूट का कंसेंट्रेशन कम था वहां से मूव करा ज्यादा सल्यूट वाले एरिया में। ये बहुत जरूरी है समझना, मैंने क्या बोला अभी, इसको समझो आप। देखो सल्यूट मतलब जो बाहर से ऐड कर रहे हैं, बाहर से, तो नमक यहां पे हो गया हमारा सल्यूट, तो आप देखो पानी फ्लो कर रही है राइट से लेफ्ट, तो राइट साइड में आप चेक करो, राइट साइड में आपका सल्यूट तो कम है ना, जैसे आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 4 व्हाइट कलर के बॉल्स बने, ऑल दो नमक के तो बहुत से पार्टिकल्स होंगे, समझाने के लिए बता रहे हैं, समझ लो ऐसे नमक के 4 पार्टिकल्स यहाँ पे है, तो सल्यूट तो कम है, तो कम सल्यूट वाले रीजन से ज्यादा सल्यूट वाले रीजन में हमारा क्या कर रहा है, सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, तो आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है ना। और इस कंसेप्ट को पकड़ के चलो, अभी जो मैंने बोला है, क्योंकि इसी कंसेप्ट को अभी आगे हम यूज करने वाले हैं, आप देखोगे, ठीक है ना, समझ गए। तो ऑस्मोसिस यही है, और आपका लिक्विड कोई सा भी हो सकता है, अभी हमने वाटर की बात की, आपकी लिक्विड केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को एग्जांपल्स यहाँ पे लिया, देखो हमारा रेजिन क्या होता है, हमारा किशमिश समझते हो ना, किशमिश हम लोग खाते हैं, किशमिश कैसे बनता है आपको पता होगा, किशमिश बनाने के लिए हम अंगूर को सुखाते हैं, हमारा जो ग्रेप्स होता है अंगूर, उसको सुखा दो, जाके धूप में रख दो बहुत देर तक, वो सूख जाएगा और उसके बाद फिर वो किशमिश बनता है उसको सुखाने के बाद। तो होता क्या है, लेट से मैंने इस किशमिश को 2 कंडीशन कंसीडर करते हैं, पहले केस में मैंने नॉर्मल वाटर में रखा, सिंपल पानी में डाल दिया, और दूसरे केस के अंदर आपको दिख रहा होगा सॉल्ट वाटर के अंदर, नमकीन पानी के, गुनगुने पानी के अंदर डाल दिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नॉर्मल वाटर के अंदर आपके किशमिश फूल जाएगा अपने आप, इट विल गेट स्वेल, फूलने को क्या बोलते हैं, स्वेल हो जाना, ठीक है ना। और जो जब सॉल्ट वाटर में डाला तो वहां पर ये सिकुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं श्रिंक कर जाना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अब बात समझो, आपके नॉर्मल वाटर में आपका सल्यूट पार्टिकल्स कम थे एज कंपेयर टू किशमिश के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, किशमिश के अंदर सल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है, आपके सॉल्वेंट के अंदर जो कि आपने वाटर ले रखा है यहाँ पे, उसके अंदर सल्यूट पार्टिकल्स कम है, तो आपको पता है कि आपका नेट मूवमेंट कहां होगा, वाटर की नेट मूवमेंट की बात करें तो वो होगा आपका बाहर के सोल्यूशन से किशमिश के अंदर ना, आपको पता है जहां सल्यूट कम है वहां से ज्यादा सल्यूट वाले रीजन में आपका सोल्यूशन, आपका सॉल्वेंट फ्लो कर रहा होता है। अब देखो यहां पर ऐसा नहीं कि पानी बस अंदर ही फ्लो कर रहा है, आपके पानी जो है ना किशमिश से बाहर भी निकल रहा है, बिल्कुल आपके किशमिश से बाहर ही पानी निकलेगा, लेकिन यहां नेट मूवमेंट की बात करिए, काट छाट के नेट मूवमेंट मतलब आपका ओवरऑल बताओ क्या हो रहा है, तो ऑल दो पानी अंदर से बाहर भी निकल रहा है किशमिश के, और बाहर से अंदर भी आ रहा है, लेकिन बाहर से अंदर आने वाला पानी वो कुछ ज्यादा अमाउंट में है, इसलिए आपका रेजिन या किशमिश बोलो फूल गया, स्वेल कर गया। दूसरे कंडीशन में आप देखो यहां पर क्या हुआ, सॉल्ट वाटर में क्या है, आपके सॉल्ट पार्टिकल ज्यादा है, मतलब सल्यूट ज्यादा है, ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लो, आपके सॉल्ट वाटर में नमक के पार्टिकल ज्यादा है, तो सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट ज्यादा है और किशमिश के अंदर आपके सल्यूट कम है। अब मुझे बताओ कहां से कहां वाटर मूव करेगा, बिल्कुल जहां सल्यूट कम हो वहां से जहां सल्यूट ज्यादा हो, मतलब किशमिश के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा, इससे क्या आप खुद सोचो, आपका जो किशमिश है वो और श्रिंक कर जाएगा और सिकुड़ जाएगा, वो तो पहले से आप श्रिंक कर रखा है, जब आपने किशमिश को स्टार्टिंग में ही सूखने को रखा था धूप में, तो उसमें से क्या हुआ था, सारी वाटर इवापोरेट कर गई थी ना, जब किशमिश को सूखने को रखा धूप में तो सारी वाटर इवापोरेट कर गई थी, तो उसमें बस क्या बचा था, सल्यूट बचा था बहुत सारा, उसमें बहुत सारा सल्यूट बचा था। तो देखो जब आपने सॉल्ट वाटर में रखा उसके अंदर सल्यूट है, अभी भी सल्यूट है, लेकिन सॉल्ट वाटर के मुकाबले कम सल्यूट है, तो आप क्या करना, अगर आपको इस तरीके का अगर कुछ देखना है घर में ऐसा एक्टिविटी, तो जब भी आप किशमिश को इस किशमिश को जब सॉल्ट वाटर में रखो तो सॉल्ट वाटर में बहुत ज्यादा नमक ऐड करना, क्योंकि रीजन के अंदर पहले से सल्यूट ज्यादा है, अगर सॉल्ट वाटर कम ऐड करा, अगर लेट से आपने नमक कम ऐड करा तो ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, नमक ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, ठीक, क्यों ऐसा मैंने कह रहा हूं, क्योंकि सल्यूट पहले से रीजन के अंदर ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। अब यहां पे देखो इस चीज को अगर आप इसमें क्या हो रहा है, पहले कंडीशन के अंदर आपका ये फूल जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कैसा है आपका, जिस भी सोल्यूशन में आपने रखा है किशमिश को, रेजिन को, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, हाइपोटोनिक के अंदर सोल्यूशन से आपके सेल के अंदर, ये बेसिकली इसको सेल समझ लो, है ना, सोल्यूशन से आपके सेल के अंदर क्या है, वाटर आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और अगर आपके सेल के अंदर से चीजें बाहर निकल रही, सेल के अंदर से आपका पानी बाहर निकल रहा है, सोल्यूशन में जाके मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, ये चीज आगे बात करने को देखेंगे, ठीक है। यहां पे देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, देख लो, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, वही बात करी गई है कि जिस भी मीडियम में, जिस भी आपने सोल्यूशन में सेल को रखा है, किशमिश को रखा है, अगर उस सेल में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, सॉरी सेल की बात कर रहे हैं, उस सोल्यूशन में अगर उस सोल्यूशन में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो क्या होगा,
वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होना मतलब सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाना। बिल्कुल, अगर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो कम कंसंट्रेशन वाले सल्यूट से हायर रीजन वाले में वो फ्लो करेगा। बिल्कुल, और आपका क्या हो जाएगा, आपका सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से इत्मीनान से। और देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, आपने तो वो किशमिश का तो देख लिया, यहाँ पे अंडे का एग्जांपल लेते हैं। आपके आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर अगर आप खोलोगे तो मेरे को तो आई थिंक मेरे को पेज याद नहीं, लेकिन आप देखो उसमें एक्टिविटी दी गई है आपको इस अंडे को लेकर। क्या करा है हमने, आप एक अंडा लो, उस अंडे को आप क्या करो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रख दो। कौन सा एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो HCl क्या है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो आपके बॉडी के अंदर भी होता है। आपको जो स्टमक है ना, स्टमक के अंदर आपका HCl होता है। वो क्या करता है वहां पे, आपके खाने में जो भी आप खाना इंटेक कर रहे हो, जो भी फूड ले रहे हो, तो उसमें जो प्रोटीन होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, और ये तो हमने अपने अंदर की बात करी। बाहर भी अगर बात करें डेली लाइफ में तो इसका बहुत यूजेस है। अगर आप चेक करोगे इसका बहुत सारे यूज आपके डेली लाइफ में भी होते हैं। तो हम क्या करें, हम ले रहे हैं डाइल्यूट HCl, कंसेंट्रेटेड HCl नहीं, डाइल्यूट। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर डाइल्यूट HCl की बात करें तो उसमें पानी ज्यादा होगा और आपका एसिड कम होगा, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम होगा, पानी ज्यादा होगा, तो वो बन जाएगा डाइल्यूट HCl। अगर मैं बात करता कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसमें उस केस में एसिड ज्यादा होता और आपका पानी कम होता। ठीक है, ऑल्दो अभी हम डाइल्यूट ले रहे हैं, तो डाइल्यूट के अंदर क्या करो, आप इसको ऐड कर दो, इसको किसको, एक को ऐड कर दो। आप क्या देखोगे, आप जो आपका एक का कवरिंग होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे अंदर रखा, उसी के कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद क्या देखोगे, आपका ऊपर का जो कवरिंग होता है व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट, वो शेल होता है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। वो शेल निकलना शुरू हो जाएगा और शेल निकलने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आप देख रहे हो पानी के अंदर ये चीज जो रखी हुई है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, होता क्या है, आपका शेल निकल गया ऊपर का, तो बस ऊपर आप देखोगे कि आपकी हल्की हल्की येलोइश कलर की एक लेयर रह जाती है अंडे के ऊपर ना। आप देखोगे, अगर ऐसा आपने कभी परफॉर्म करा होगा, तो ऊपर में हल्का हल्का येलोइश कलर का आपका लेयर बच जाता है। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। आपको पता है अंडा जो है पूरा पूरा एक सेल है। बिल्कुल, ये अंडा पूरा पूरा एक सेल है, और सेल के बाहर आपको पता है सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जब वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल हट गया, तो अंदर जो आपको बाहर से कवरिंग दिख रही है, पतली पतली सी प्लास्टिक की तरह बाहर में दिख रही होती है येलोइश कलर का, वो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। हमने क्या करा, उसी अंडे को उठा के रख दिया नॉर्मल वाटर में। ठीक है, उसी अंडे को उठा कर रखा नॉर्मल वाटर में, तो फिर क्या देखने को मिला कि आपका वो अंडा थोड़ा फूल सा गया, साइज में बड़ा हो गया, स्वेल अप कर गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो अंडा है उसके अंदर सल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, सल्यूट ज्यादा है, और जो आपका पानी है नॉर्मल वाटर, उसमें सल्यूट पार्टिकल्स कम है। अब आप मुझे बताओ सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां होगा, आपने पढ़ रखा है कम सल्यूट वाले पार्टिकल के रीजन से हायर सल्यूट वाले रीजन में फ्लो करेगा वाटर। इसका मतलब सल्यूशन से अंदर, सल्यूशन से अंडे के अंदर आपका पानी फ्लो करेगा, और इसलिए आपका अंडा फूल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इस आप तो यहां जो आपने देखा एग्जांपल था किसका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। ठीक है ना, और देखो आगे, अब देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अब आपका इसमें उल्टा होगा। प्रीवियस केस में क्या था, हाइपोटोनिक में जो आपका सॉल्यूशन था उसमें पानी ज्यादा था, सॉल्वेंट कम, सल्यूट कम था। अब उल्टा करेंगे, अब जिस भी सॉल्यूशन में आप रख रहे हो, अब जिस भी सॉल्यूशन में आप सेल को ऐड करोगे, उस सॉल्यूशन में पानी तो कम है लेकिन सल्यूट ज्यादा है। सल्यूट इन द सेंस, लेट से आपने नमक ऐड कर दिया या चीनी ऐड कर दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, वो चीज ज्यादा है। ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका पानी अंदर तो जाएगा नहीं, अब आपका पानी अंदर से बाहर निकलेगा। उल्टा होगा ना, अंदर से बाहर निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि कम सल्यूट वाले रीजन से ज्यादा सल्यूट में फ्लो करेगा। तो सेल के अंदर हो जाएगा कम सल्यूट और सॉल्यूशन में हो जाएंगे ज्यादा सल्यूट, तो सेल से सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा, और जिसके कारण आपका सेल क्या है, श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, जैसे किशमिश का तो हमने बात कर ही लिया था, फिर उसी अंडे को, उसी सेम अंडे को जब मैंने रखा सॉल्ट, जब नॉर्मल वाटर के अंदर रखा तो फूल सा गया, और उसी अंडे को जब मैंने रखा सॉल्ट वाटर के अंदर, नमकीन पानी के अंदर, तो नमकीन पानी में नमक ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, तो सल्यूट कंटेंट बाहर ज्यादा, अंडे के अंदर सल्यूट कंटेंट कम, तो क्या होगा, कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, तो अंडे में से पानी बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, अंडा हो जाएगा छोटा, सिकुड़ सा जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये जो सोल्यूशन है जिसमें अंडे को रखा गया, किशमिश को रखा गया, यहां जो देख रहे हो, ये था आपका एग्जांपल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। किसका, हाइपरटोनिक। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना, कुछ नहीं मतलब बताने को तो है, लेकिन इसमें कहीं मूवमेंट नहीं होगा आपका, इसमें आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका जो सेल है, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर, जिस भी सॉल्यूशन के अंदर आप सेल को रख रहे हो, उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन और आपकी सेल की कंसेंट्रेशन दोनों बराबर है। समझ में आ रहा है, कंसेंट्रेशन आपका सॉल्यूशन का और जो सेल का कंसेंट्रेशन दोनों बराबर है।
तो जब बराबर होगी तो कहीं पे तो ना तो पानी अंदर से बाहर जाएगा ना पानी बाहर से अंदर आएगा। तो इस केस में ना सेल आपका स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा, वो अपना जैसा शेप है वैसा ही रिटेन कर रखेगा। देखो यहाँ पे लिखा रखा है, इफ द मेम्ब्रेन हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, तो जिस भी सोल्यूशन में आपने सेल को रखा है उस सोल्यूशन में जितना पानी है उतना ही पानी आपके सेल के अंदर भी है, तो इसमें कंसेंट्रेशन का अंतर तो है नहीं आपका सॉल्वेंट का, है ना, सॉल्वेंट आपका वाटर है, उसमें कंसेंट्रेशन का अंतर है नहीं, तो यहाँ पे नेट मूवमेंट वाटर का कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर मूवमेंट अगर हुआ भी तो ऐसा समझ लो कि जितना पानी अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा, तो बात तो वही हो जाएगी आपकी, जितना साइज का वो है उतना ही रह जाएगा। तो इस केस में आपका आपका सेल जो है सेम साइज रिटेन कर रखेगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अब बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब देखो क्या होता है, अमीबा की बात करें, आपको पता है अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो एक ही सेल से बना होता है और उसकी जो भी फंक्शनिंग होती है बॉडी के अंदर वो एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है ना, अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन मतलब फूड लेता है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसको समझाएंगे अच्छे से, आप पहले इसको देख लो आराम से इत्मीनान से। बेसिकली आपको जो ये ब्लू बॉल्स दिख रहे हैं वो ब्लू बॉल्स क्या है, पार्टिकल्स, उसका खाना है, बाहर में खाना है। देखो किस तरीके से वो खाने को अंदर ले रहा है, अंदर ले रहा है, वो चीजें डिवाइड कर रही है, खाने को तोड़ रहा है तो ब्रेक कर जा रही है, और फिर जो जो आपका वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकाल दे रहा है। समझेंगे इसको अच्छे से, देख लो। तो पहले इसको पढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस होता क्या है। तो होता क्या है कि आपका जो अमीबा है उसका सेल मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल है कि वो आराम से अपना कोई सा भी शेप मेंटेन कर लेगा। बिल्कुल, उसका सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कोई सा भी शेप ना कैसे मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एनेबल्स द सेल टू एनगल्फ इन फूड। तो उसका सेल मेम्ब्रेन इतना फ्लेक्सिबल है कि वो खाने को आराम से अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, ले लेता है, और इसी को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। समझ गए। और आपने एंडोसाइटोसिस कहां देखने को मिलता है, एक तो अमीबा की बात की, आपके बॉडी के अंदर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि होते हैं आपके बॉडी के वॉरियर्स, डिफेंस वॉरियर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके बॉडी के अंदर कोई से भी अगर पैथोजन आ रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, लेट्स कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ गया, तो उससे लड़ने के लिए आपके व्हाइट ब्लड सेल जाते हैं। आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी, वो उसके पास जाएंगे, और डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, आप यहां पे देख सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूं, यहां देखो, अब डब्ल्यूबीसी क्या करेगा ना, यहां पे आप देखो, जैसे फॉरेन पार्टिकल आया तो पहले तो उसके पास गया, उसके पास गया, उसके पास गया, फिर ऐसे करके अपना मुंह को खोला। अब देखो मुंह को खोला, अब क्या करेगा, देखो मुंह खोलने के बाद अब देखो उसको अंदर ले लिया। तो पहले तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर अपना मुंह को खोल रहा है ना, वो इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को, उसके जो मुंह के खुलने को स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, स्यूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसको अंदर ले लिया, अंदर ले लिया। अब तीसरे केस में देखो, अब उसको अंदर ले लिया तो और अंदर खींच लिया, पहले तो अपने मुंह को बंद कर लिया, मुंह को ऐसा बंद करा, अंदर ले गया। ठीक है, अब जो फूड पार्टिकल है बाहर में वो अंदर है। फूड पार्टिकल मतलब आपके, जैसे मैंने बात करी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर, जो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया वायरस गया है वो अब आपके व्हाइट ब्लड सेल के अंदर चला गया। ऑल अमीबा की बात करी गई है, आपका अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल दोनों सेम तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है ना, तो कोई सा भी समझ सकते हो आप। अब देखो क्या होगा चौथे स्टेज के अंदर, अब क्या होंगे ये चीजें आगे बताने को है, थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी कि सेल के अंदर होते हैं आपके लाइसोसोम्स। ठीक है, अब देखो जिस स्ट्रक्चर में वो बंधा हुआ है ना, आपकी जो फूड पार्टिकल है वो जिस स्ट्रक्चर में बंधा है उसको बोलते हैं वेसिकल, उसको बोलते हैं VESICLE, वेसिकल बोलते हैं उसको। ये सब आगे बात करने को है। अब होता क्या है कि सेल के अंदर आपका तो ये सेल ही है ना, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल भी तो सेल ही होता है, मैंने ये सब बात कर रखा है। तो सेल के अंदर होते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम एक तरीके का आपका सेल ऑर्गेनिल है, ये सब बात करेंगे। लाइसोसोम क्या करता है कि कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल अगर बाहर से आ रहा है जो कि उसका दुश्मन है, यार मैंने तो इसको पहले नहीं देख रखा है, ये कहीं बाहर से आ रखा है तो हमारे को नुकसान करेगा, इसको मारो मारो, तो लाइसोसोम क्या करेगा, एक डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करेगा, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव मतलब पचाने वाले एंजाइम्स को उसके ऊपर डाल देगा, उसके ऊपर छिड़क देगा। तो जो भी आपका फूड पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल जो एंटर करा है वो क्या हो जाएंगे, उसको तोड़ना शुरू कर देगा, डाइजेस्टिव एंजाइम तोड़ना शुरू कर देगा, तोड़ना शुरू कर, देखो तो तोड़ने के कारण क्या वो डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपका बड़ा इतना बड़ा पार्टिकल है तो छोटे छोटे पार्ट में टूटना शुरू हो गया है, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसने डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ दिया है। अब क्या होगा, तो उसने क्या करा, जो उसके काम का है इसमें से जो थोड़ा बहुत उसे काम का है उसने कंज्यूम करा। अरे अमीबा वो न्यूट्रिशन ही तो ले रहा ना, ऑल्दो फॉरेन पार्टिकल उसके लिए न्यूट्रिशन ही है, ये सेल के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, सेल के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऑल्दो सेल इसी में से तो एनर्जी लेगा ना। सेल जो है फॉरेन पार्टिकल को पहले मारा, उसको डिवाइड करा, उसमें जो थोड़ी बहुत एनर्जी है उसको उसने खुद कंज्यूम करा, और जो उसके काम का नहीं है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालेगा। हम लोग भी तो करते हैं एक्सक्रीशन ना, बिल्कुल वो भी करेंगे। अब देखो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल रहा है, तो वापस से पहले ऐसे करके अंदर लिया, अब ऐसे करके अब बाहर निकालेगा, पहले तो ऐसे करके अंदर लिया अब बाहर निकाल देगा। देखो अब छठे स्टेज के अंदर देखो उसने बाहर निकाल फेंका, किसको, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से अमीबा
अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को अंदर ले रहा होता है। और अंदर लेने वाले प्रोसेस को देखो, स्टार्च फर्स्ट स्टेज के अंदर उसने अंदर लिया, तो जो फूड पार्टिकल अंदर आ रहे हैं उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और लास्ट केस में दैट इज सिक्स्थ स्टेज के अंदर देखो आपके क्या हो रहा है, सिक्स स्टेज के अंदर आपके पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। कौन से? वेस्ट पार्टिकल्स जो है उस खाने में से जो वेस्ट पार्टिकल बना है, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस। आप देखो यहां पर ये फटाफट से देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेल वैक्यूल आर रिलीज। तो क्या होता है, आपके उस वैक्यूल में से, जिसमें वो बंधा हुआ था वैक्यूल, उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है सेल, इसी को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, इसी प्रोसेस को। और अंदर लेने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। समझ गए ना? बिल्कुल। चलो, बहुत आसान था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देखोगे एंडोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है फेगोसाइटोसिस और दूसरा होता है आपका पिनोसाइटोसिस। देखो दोनों बहुत सिंपल है। क्या है? अब देखो पहले समझते हैं कि एंडोसाइटोसिस जो है, इसको बताने से पहले समझते हैं कि एंडोसाइटोसिस आपका व्हाइट ब्लड सेल या आपका जो अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो कर क्यों रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपने देखा था जब मैंने डिस्कस करा था सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर, है ना? उसमें आपने देखा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देता है, कुछ सिलेक्टिव गिने चुने चीजों को। अब होता है क्या, जैसे मैं बात करूं ग्लूकोज की, आपको पता है ग्लूकोज साइज में बड़ा भी है और साथ साथ वो कैसा है, साथ साथ वो आपका नॉन पोलर है, साइज में बड़ा भी है और नॉन पोलर भी, सब पहले बात कर रखे हैं। तो चूंकि साइज में बड़ा भी है, नॉन पोलर भी है, तो उसको सेल अंदर नहीं लेता है, लेकिन वो ग्लूकोज सेल के काम का है, अंदर तो नहीं आने देता, लेकिन उसके काम का है। तो क्या करेगा, तो वो इस तरीके से उसको अंदर लेगा। अब क्या करेगा वो, इस तरीके से, जो आपने देखा कि स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना के उसको अब अंदर लेगा, लेकिन डायरेक्टली उस तरीके से अंदर नहीं ले पा रहा था। आपने देखे थे कुछ आयंस भी की हमने बात करी थी, जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयंस, वो भी हमारे जो है सेल के काम के होते हैं। तो आपने एक तरीका देखा था कि अगर मेरा एटीपी मॉलिक्यूल सेल से चिपक गया है ना, तो उस तरीके से वो क्या, अगर सेल चिपक गया एटीपी मॉलिक्यूल, तो उसको एनर्जी दे देगा सेल मेम्ब्रेन को, और इससे क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल को अंदर ले लेगा। एक तो वो तरीका है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है वो, तो क्या करेगा, सेम इसी तरीके से स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना के चार्ज पार्टिकल को भी अंदर ले लेगा, या किसी प्रोटीन की जरूरत है उसको, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के स्यूडोपोडिया जैसा अंदर ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्यों हो रहा है एंडोसाइटोसिस, ताकि वो जो भी चीजों को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से नहीं ले पा रहा था डायरेक्ट तरीके से, वो इनडायरेक्ट तरीके से अब ऐसे करके एनगल्फ कर रहा है, जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं आपको, फेगो और पिनो। फेगो में क्या होता है, अगर आपका सॉलिड मटेरियल, अगर आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अगर वो किसी सॉलिड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से किसी लिक्विड पार्टिकल को अंदर ले रहा है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो कि साइज में बड़े भी हो और जो कि डायरेक्टली नहीं ले पा रहा था उसको, और अब चूंकि स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना के ले पा रहा है, और अगर वो लिक्विड हो तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, यहीं पे लेक्चर को एंड करते हैं। बस इतना ही देखने को था, तो आई होप आपको मजा आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।